गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोज़ में भी मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किया था, जो कि एग्ज़ाम में पार्ट ए के अंदर एक एक नंबर के जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर किस तरह से देना होता है। तो आज फिर हम पार्ट ए के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा है, चिन्ह एनपीआर से क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वान डेर वाल समीकरण को लिखिए। तीसरा है, कोलाइडी अवस्था को परिभाषित कीजिए। और चौथा है, आदर्श विलयन को परिभाषित कीजिए। और नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, हेराउट का नियम लिखिए। इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, चिन्ह एनपीआर से क्या समझते हैं। ये जो साइन लिखा हुआ है एनपीआर, इससे क्या समझते हैं। तो यह क्वेश्चन मैथमेटिक्स चैप्टर का फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें से पूछा गया था। एनपीआर क्या होता है। एनपीआर होता है, दी की एन वस्तुओं में से एक समय में आर वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमशः की जो संख्या होती है उसे एनपीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। दो टॉपिक पर सवाल पूछा जाता हर बार, एक है क्रमशः और दूसरा होता है संचय, परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस। इन दोनों पर जो सवाल पूछा जाएगा, क्रमशः और संचय, तो इसमें से इस तरह से सवाल भी पूछ सकते हैं या फिर थ्योरेटिकल सवाल भी पूछ सकते हैं या फिर न्यूमेरिकल सवाल भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ ये पूछा गया था कि एनपीआर से क्या समझते हैं। तो एनपीआर मतलब है कि दी की वस्तुओं में से एन वस्तुओं, दी की एन वस्तुओं में से एक समय में आर वस्तुओं को लेकर बनाए गए जो क्रमशः की संख्या है उसे एनपीआर से व्यक्त किया जाता है। क्रमशः क्या होते हैं। क्रमशः होते हैं कि जितने भी अलग अलग जो भी वस्तुएं होती हैं उन सभी वस्तुओं को एक साथ लेकर वस्तुओं के क्रम को ध्यान में रखते हुए जितने भिन्न भिन्न विन्यास बना सकते हैं, तो उनमें से प्रत्येक को क्रमशः कहा जाता है। और इस क्रमशः ज्ञात करने के लिए तीन फॉर्मूले हैं। एक तो वो जिसमें दी की वस्तुओं में से एक समय में आर वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमशः की संख्या को एनपीआर से रिप्रेजेंट करेंगे। एनपीआर इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। यदि एन वस्तुओं में से एक साथ लेकर बनाए गए क्रमशः की जो संख्या को एन फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट किया जाए। एन वस्तुएं हैं, उनको एक साथ में लेकर के बनाए गए जो क्रमशः की संख्या होगी उसको एन फैक्टोरियल से लिखा जाएगा। तीसरा, यदि कुल एन वस्तुओं में से यदि P एक प्रकार की वस्तु है, Q दूसरे प्रकार की वस्तु है और R तीसरे प्रकार की वस्तु है और बाकी शेष भिन्न भिन्न है, तो उनके लिए जो कुल क्रमशः की संख्या होगी उसको n फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल इंटू Q फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इन दो बेस फॉर्मूला पर सवाल एग्जाम में इस तरह से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल से पूछा था कि जो साइन दिया हुआ है एनपीआर से क्या आप समझते हैं, तो आप यहाँ पी से परम्यूटेशंस यानी क्रमशः से संबंधित है, तो यहाँ पर आप इसका आंसर लिख सकते थे कि दी गई एन वस्तुओं में से
एक समय में r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या। इस प्रकार से एनपीआर जो चिन्ह ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दी गई जो n वस्तुएं हैं उनको एक समय में r वस्तुएं लेकर बनाए गए क्रमचय की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, जिसको अपन इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल से ज्ञात किया जाएगा। अब जैसे एग्जाम में इस तरह से भी सवाल पूछ रखा है, 15p इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर p का मतलब परम्यूटेशन से है, क्रमचय है, इसकी संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ n इक्वल टू 15 है, 15 में से एक समय में r का मतलब यहाँ पर कितना है 2, दो वस्तुओं को लेकर जो बनाए गए क्रमचय की संख्या होगी इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 15 का फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस 2 का फैक्टोरियल। जब इसको आप सॉल्व करोगे 15 का फैक्टोरियल अपॉन 13 का फैक्टोरियल, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इस तरह से अपॉन नीचे हो जाएगा 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू डैश। तो यहाँ पर आगे की जो संख्या होगी 13 से कट जाएगी तो 15 इंटू 14 इक्वल टू 210। तो यहाँ पर जो इसका क्रमचयों की जो संख्या आएगी वो कितनी होगी 210 होगी। तो इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल सवाल भी पूछ सकते हैं जिसमें क्रमचयों की संख्या ज्ञात करो। इन दो बेस फॉर्मूलों के आधार पर आप वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से एक सवाल और भी पूछा गया था कि जो मैथमेटिक्स है उसमें विभिन्न क्रमचयों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैथमेटिक्स जो वर्ड्स हैं तो नेक्स्ट क्रमचय में से एक सवाल ये भी पूछा गया था कि मैथमेटिक्स में क्रमचयों की संख्या क्या होगी। मैथमेटिक्स तो यहाँ पर इसका जब सॉल्यूशन अपन करेंगे तो टोटल जो नंबर्स है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 एंड 12। टोटल इसमें जो नंबर्स हैं कुल जो वस्तुएं हैं वो कितनी हैं 11। यहाँ n इक्वल टू 11। अब यहाँ पर a है दो समान प्रकार के यानी 2 a आ गए और 2 t आ गए तथा 2 इसमें से m आ गए। तो यहाँ पर p प्रकार की जो वस्तु है यानी m है वो 2 है। q प्रकार की जो वस्तु है वो भी क्या है 2 है और r प्रकार की जो वस्तु है t वो भी कितनी है 2 प्रकार। तो इसके लिए जो क्रमचय की संख्या होगी जो हमने थर्ड फॉर्मूले में पढ़ा था कि यदि n प्रकार की वस्तुओं में से यदि p प्रकार की 2 वस्तुएं
Q प्रकार की दो वस्तुएं, R प्रकार की दो वस्तुएं यदि समान प्रकार की तथा शेष वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं तो उनके लिए जो क्रमशः की संख्या होती है वो n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल से ज्ञात किया जाएगा। तो यहाँ पर 11 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू अपॉन 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसका जो आंसर होगा उन 50,89,700 आए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मैथमेटिक्स के अंदर जो क्रमशः की संख्या पूछे तो यहाँ पर टोटल जो n प्रकार की वस्तु है उनमें से जो समान प्रकार की वस्तुएं उसको अलग करते हुए क्रमशः की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार एक सवाल ये भी पूछा गया था कि 4 प्रयोगशाला में 3 विद्यार्थी कितने प्रकार से कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको परम्यूटेशन क्रमशः की संख्या ज्ञात करनी है कि 4 प्रयोगशाला है उसके अंदर 3 विद्यार्थी वो कितना तरह से कार्य कर सकते हैं। तो इसके लिए n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 124। तो इस तरह से क्रमशः में से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आपको सॉल्यूशन करना है। तो एक सवाल या तो क्रमशः में से या फिर संचय में से पूछा जाएगा, तो आपको इन 3 रूल्स के अकॉर्डिंग इनका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है वान डेर वाल्स समीकरण को लिखिए। तो यहाँ पर विभिन्न गैसों के लिए ताप दाब आयतन में परिवर्तन के आधार पर वान डेर वाल्स ने एक समीकरण विकसित किया था जिसको वान डेर वाल्स समीकरण कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी V माइनस एन बी इक्वल टू एन आर। यह वान डेर वाल्स समीकरण है जहाँ P प्रेशर होता है दाब, ए और बी वान डेर वाल्स स्थिरांक, V यहाँ पर वॉल्यूम आयतन है, R यहाँ पर गैस स्थिरांक है और T यह टेम्परेचर होता है, N है गैस की विभिन्न जो मोल्स है उनकी संख्या होती है। तो इस समीकरण के आधार पर हम अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल सवाल भी आता है तो इस पर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 1 नंबर का सवाल है, सिर्फ आपको इक्वेशन लिखनी थी कि वान डेर वाल्स समीकरण क्या है। तो P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी V माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। इसके एप्लीकेशन पूछते हैं, एक अनुप्रयोग क्या है। तो वान डेर वाल्स समीकरण के द्वारा जो वास्तविक गैसें होती है उनका आदर्श व्यवहार से विचलन है उसकी व्याख्या की जा सकती है। तो वान डेर वाल्स समीकरण का एक अनुप्रयोग लिखिए। तो वान डेर वाल्स समीकरण के द्वारा जो वास्तविक गैसें होती हैं उनका आदर्श व्यवहार से जो विचलन है उसकी व्याख्या कर सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन पूछा था कोलाइडी अवस्था को परिभाषित कीजिए। कोलाइडी अवस्था क्या होती है? कोलाइडी अवस्था एक विलयन की अवस्था है जिसमें जो कणों का आकार होता है वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के बीच में होता है। तो एक ऐसा विषमांगी विलयन जिसमें
विलय और विलाय के जो कण होते हैं, प्रक्षिप्त अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम जो दो अलग अलग होते हैं, 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच उनके कणों का आकार होता है। तो इस प्रकार का जो विलयन होता है उसको कोलाइडी विलयन या जो अवस्था होती है उसको कोलाइडी अवस्था कहा जाता है। तो इसका जो कोलाइडी अवस्था की परिभाषा पूछे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि कोलाइडी विलयन ऐसा विषमांगी निकाय है जिसमें 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर आकार के कण प्रक्षिप्त अवस्था के रूप में प्रक्षेपण माध्यम में विसरित रहते हैं। तो ऐसा विलयन कोलाइडी विलयन कहलाता है। जैसे स्टार्च है, जिलेटिन है, इसका जो एग्जाम्पल है स्टार्च, जिलेटिन है। तो इसमें जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो ध्यान में रखनी होती है, 10⁻⁻7 से लेकर के 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच में। फोर्थ क्वेश्चन है आदर्श विलयन को परिभाषित कीजिए। आदर्श विलयन, कल अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था आदर्श गैस। आदर्श गैस से क्या होती है? वे गैस जो ताप दाब के सभी मानों पर गैस समीकरण PV = nRT का पालन करती है, वो आदर्श गैस कहलाती है। यहाँ पर आदर्श विलयन पूछा था। तो आदर्श विलयन वह विलयन होता है जो ताप और दाब के सभी मान पर राउल के नियम का पालन करता है। तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है? आदर्श विलयन कहलाता है। तो आप आदर्श विलयन की अगर परिभाषा पूछें तो आप इससे लिख सकते हैं कि ऐसा विलयन जो सभी सांद्रता और सभी तापमान पर, ऐसा विलयन जो सभी तापमान व सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हो तो उन्हें आदर्श विलयन कहा जाता है। सभी तापमान और सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं तो ऐसा विलयन आदर्श विलयन कहा जाता है। नेक्स्ट जो पूछा सवाल है राउल्ट का नियम क्या है? तो राउल्ट का जो नियम होता है वो है कि किसी निश्चित ताप पर विलयन के किसी निश्चित ताप पर विलयन की किसी निश्चित ताप पर विलयन की वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके आंशिक वाष्प दाब तथा मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार कोई भी घटक है उसका जो आंशिक वाष्प दाब होता है उसके मोल भिन्न
पी नॉट ए इंटू एक्स ई। कुल प्रेशर होगा वाष्पशील घटक का जो वाष्प दाब होगा उसके आंशिक वाष्प दाब और उसके मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस नियम को राउट का नियम कहा जाता है। तो इस प्रकार से राउट ने आदर्श और अनादर्श विलयन को भी परिभाषित किया गया था कि ऐसा विलयन जो सभी तापमान और सभी सांद्रताओं पर राउट के नियम का पालन करते हैं तो उसको आदर्श विलयन कहा जाता है। और राउट के नियम के अनुसार कोई निश्चित ताप पर विलयन की किसी भी वाष्पशील घटक का आंशिक दाब उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए एक बार पुनः चिन्ह एनपीआर से क्या समझते हैं। तो देगी एन वस्तुओं में से एक समय में आर वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमशः की जो संख्या होती है उसको एनपीआर से रिप्रेजेंट करेंगे। पी परम्यूटेशन से ध्यान रखना ये क्रमशः से संबंधित है। वान डेर वाल्स समीकरण को लिखिए तो P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी एन माइनस बी इक्वल टू एन आर टी होता है, जहाँ पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, ए और बी वान डेर वाल्स स्थिरांक होते हैं, आर गैस स्थिरांक है, टी टेम्परेचर ताप है, एन गैस की मोलों की जो संख्या होती है। तीसरा कोलाइडी अवस्था को परिभाषित कीजिए। तो इसकी सिंपल परिभाषा लिखी कि ऐसा विषमांगी निकाय जिसमें 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻4 सेंटीमीटर आकार के कण प्रक्षेपित अवस्था के रूप में प्रक्षेपण माध्यम में विस्तृत रहते हैं तो उसे कोलाइडी अवस्था या कोलाइडी सॉल्यूशन कहा जाता है। जैसे स्टार्च है, जिलेटिन है, इसके एग्जाम्पल। आदर्श विलयन को परिभाषित कीजिए। तो ऐसा विलयन जो सभी तापमान सभी सांद्रताओं पर राउट के नियम का पालन करते हैं तो उसे आदर्श विलयन कहा जाता है। जैसे आदर्श विलयन के अंदर नॉर्मल पेंटेन नॉर्मल हेप्टेन का जो मिश्रण होता है वो आदर्श विलयन है। राउट का नियम क्या है? तो किसी निश्चित ताप पर विलयन की वाष्पशील घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उसकी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। इसको PA यानी जो आंशिक वाष्प दाब है उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है तो उसे राउट का नियम कहा जाता है। ये घटक A के लिए, घटक B के लिए। घटक A है तो PA इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स है और घटक B है तो P नॉट B इंटू एक्स भी। तो इस प्रकार से आपको छोटे छोटे जो सवाल पूछे जाएंगे उनकी डेफिनेशन लिखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे